नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग मिडवाइफरी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने इस टॉपिक का बहुत सारा क्वेश्चन कर भी लिए हैं और आगे का क्वेश्चन आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। साथ ही आज आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपका क्वेश्चन और भी क्लियर होता है। उस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको बना सकते हैं। और अब लगातार बहाली का सिलसिला जारी है, बहाली आ रहे हैं। जैसे कि यूपी में भी आ गया, बिहार का भी जल्द आने वाले हैं। और वैसे बिहार का कम पोस्ट पे तो आ ही रहे हैं, लेकिन जो मेजर पोस्ट का आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं 15,000 बहाली का, वो भी जल्द आने वाला है। इसके लिए आप लोग इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके ज़रूर क्लास ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पर सारे वैकेंसी का आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। जब आवेदन की प्रक्रिया शुरू होते हैं तो उसकी जानकारी भी दे देते हैं। साथ ही आपको डेली क्लासेज मिलते हैं 6 से 7, नोट्स भी मिलते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स है जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, वो सारे नोट्स आपको सारे टॉपिक का मिल जाते हैं, जितने भी ईयर का आपने पढ़े हुए रहते हैं, जो भी आपका सिलेबस है। तो ज़रूर इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके आप लोग क्लास में जुड़ जाइए। तो चलिए आज के हम लोग क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। आज का हम लोगों का क्वेश्चन कर रहा है कि भ्रूण अवस्था में किस उम्र पर भ्रूण में लेन्यूगो हेयर विकसित होना आरंभ हो जाता है। लेन्यूगो हेयर होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। और ये जनरली बेबी में देखने को मिलता है। कहाँ पर मतलब कहाँ पर विकसित होता है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। एक प्यूबिक हेयर होता है, प्यूबिक हेयर अलग होता है, और एक लेनिगियो हेयर है। तो लेनिगियो हेयर से रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन आया है, तो दोनों को हम लोग जान लेते हैं कि क्या डिफरेंस है लेनिगियो हेयर में और क्या डिफरेंस है प्यूबिक हेयर में। तो चलिए हम आपको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ समझाते हैं। प्यूबिक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। प्यूबिक हेयर के बारे में आप लोग जानते हैं। प्यूबिक हेयर मतलब कि लड़के लड़कियों दोनों में होते हैं, और ये यौवन अवस्था के दौरान जननांग के आसपास मतलब कि बाल जो उग आते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, तो प्यूबिक हेयर कहा जाता है। जो कि मतलब कि किसी व्यक्ति में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। और ऐसे मत समझिएगा कि सिर्फ लड़कियों में, तो लड़का और लड़कियों दोनों में होते हैं जब यौवन अवस्था के दौरान आते हैं। तो और लड़कों में कब होते हैं, लड़कियों में कब होते हैं, तो ये लड़कों में 12 से 16 वर्ष की उम्र में आना शुरू हो जाता है। कब, तो 12 से 16 वर्ष की उम्र तक आते आते, क्योंकि उस समय में यौवन अवस्था भी आ जाता है, तो उस समय में आना शुरू हो जाता है। वही लड़कियों में बात करें तो लड़कियों में पहले आ जाता है, क्योंकि लड़कियों का यौवन अवस्था पहले आ जाता है। 10 से 14 वर्ष की अवस्था में ही प्यूबिक हेयर आना शुरू हो जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जानते हैं पहले लेनिगियो हेयर के बारे में। लेनिगियो क्या है, तो लेनिगियो मुलायम महीन बाल होते हैं, जो क्या होते हैं कि गर्भाशय के अंदर, कहाँ, तो गर्भाशय के अंदर भ्रूण को ढकते हैं। मतलब कि भ्रूण को ढकने का काम गर्भाशय के अंदर यह करता है कौन, लेनिगियो हेयर। यह भ्रूण की रक्षा करने में भी मदद करता है। क्या करता है, इसका एक और भी कार्य है कि यह भ्रूण को रक्षा प्रदान करता है। वही और विकास के दौरान उसे गर्म भी रखता है। जब उसका विकास होने लगता है तो उस दौरान उसको क्या कहता है, भ्रूण को गर्म भी रखने का काम कौन करता है, लेनिगियो हेयर करता है। कुछ नवजात शिशु के शरीर पे आप लोग देखते होंगे, जब जन्म लेते हैं तो बहुत सारा मतलब कि हेयर रहते हैं, पतला पतला पंख जैसे बहुत सारा हेयर रहते हैं, मतलब कि बाल रहते हैं, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम रहते हैं। उसी को मतलब प्यूबिक हेयर, उसी को क्या लेनिगियो हेयर कहते हैं। जो कि कुछ जन्मजात शिशु में शरीर पर जन्म के समय में क्या हो आ जाते हैं, लेनिगियो जो हेयर होते हैं वो आ जाते हैं। और ये खासकर कब होते हैं, अगर वे समय से पहले बेबी जन्म ले लेता है। जैसे कि क्या है, किसी भी बेबी के जन्म लेने का पीरियड्स का समय कितना, 9 मंथ होते हैं। लेकिन उससे पहले भी आप लोग सुनते होंगे कि 7 मंथ में भी डिलीवरी हो जाते हैं, प्रसव होना स्टार्ट हो जाता है, पर मतलब कि प्रसव हो जाते हैं। तो उस केस में बेबी पे क्या होते हैं, तो प्यूबिक लेनिगियो हेयर आ जाते हैं। उस केस में ज़्यादा लेनिगियो हेयर होते हैं। और ये कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो लेनियो हथेली पर, होठ में, जननांग, नाखून, पैर, नाखून और पैर को छोड़ के सभी जगह लेनिगो जो हेयर है वो हो सकते हैं।
मतलब कहाँ कहाँ नहीं हो सकते हैं, हथेली पे तो आप लोग भी मतलब कि देख सकते हैं, हथेली पे तो कोई हेयर होता नहीं है, होठ पे भी नहीं होता है, जन्नांक में भी नहीं हो, नाखून पर भी कोई भी हेयर नहीं होता। इसके अलावा सभी जगह मतलब कि होते हैं। कौन? जब बेबी समय से पहले जन्म ले लेते हैं तो उस केस में उस पर ज़्यादा लेनिगो देखने को मिलते हैं। और इसका बहुत सारा कार्य था, क्या क्या? तो गर्भाशय के अंदर यह भ्रूण को ढकता है, साथ ही उसको रक्षा प्रदान करता है, उसको विकास के दौरान उसको गर्म भी रखने का कार्य कौन करता है? तो लेनिगो हेयर करते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि भ्रूण अवस्था में किस उम्र पर भ्रूण में लेनिगो हेयर विकसित होना आरंभ हो जाता है? तो ये मतलब कि पूछ रहा है कि सप्ताह तक कब ये शुरू होता है? ये 16वें सप्ताह में क्या हो जाता है? तो भ्रूण अवस्था के दौरान भ्रूण में लेनिगो हेयर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इसके और भी डिटेल्स थे वो सारा कुछ हम लोग जान चुके हैं। और आगे का क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि गर्भ अवस्था में महिला का व्यक्तिगत परीक्षण करना तथा उसे सलाह देना क्या कहलाता है? जैसे आप लोगों को जॉब लगते हैं, आप लोग महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में जॉब करिएगा, तो वहाँ पर गर्भवती महिला आएंगे, जिस भी पीएससी सेंटर, सीएससी सेंटर, जहाँ पर भी आप जॉब करिएगा वहाँ पर गर्भवती महिला आएंगे, तो वहाँ पर उसको मतलब व्यवस्थित, मतलब गर्भाशय का व्यवस्थिति का परीक्षण करना होगा, उसको सलाह देना होगा। क्या क्या सलाह देना होगा ये सब मतलब कि जो सलाह आप देते हैं और क्या क्या देना है वो भी क्वेश्चन आ गया। लेकिन क्या, जब आप सलाह उसको देते हैं, उसका परीक्षण करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? प्रसव कहा जाता है, या प्रसव पूर्व देखभाल, या प्रसव पश्चात देखभाल, या परप्यूरम? तो क्या कहा जाएगा? मतलब कि प्रसव तो होंगे नहीं, क्योंकि प्रसव तो डिलीवरी के समय जो प्रक्रिया है उसको प्रसव बोलते हैं। तो ये प्रसव से पूर्व का आप लोगों का जो सलाह दिया जाता है उसको प्रसव पूर्व देखभाल कहा जाता है। यदि गर्भ अवस्था में किसी महिला का व्यवस्थिति परीक्षण करना तथा उसको सलाह देना क्या कहलाएगा? प्रसव पूर्व देखभाल। क्योंकि प्रसव हो जाएंगे तो वो गर्भ अवस्था तो हट ही जाएगा, क्योंकि बच्चे जब डिलीवरी हो जाएगा तो गर्भ अवस्था काहेगा। तो इसमें ज़्यादा सोचने का था ही नहीं, वैसे भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। अगला है कि प्रसव पूर्व देखभाल। प्रसव के समय को क्या कहा जाता है? इंग्लिश में एक टर्म आता है एंटेनेंटल। क्या कहा जाता है? एंटेनेंटल केयर। वही कह रहा है कि प्रसव पूर्व देखभाल, एंटेनेंटल केयर का उद्देश्य क्या होता है? प्रसव पूर्व देखभाल या उसको जो सुझाव दिया जाता है उसका क्या उद्देश्य रहता है? हाई रिस्क प्रेगनेंसी का पता लगाना, मतलब प्रेगनेंसी हाई रिस्क की तरफ जा रहा है, क्रिटिकल की तरफ जा रहा है, या क्या कुछ हो रहा है उसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। दूसरा है किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन को रोकना। यदि कोई कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि डिलीवरी के समय बहुत ज़्यादा कभी कभी ऐसे भी केसेज आ जाता है कि कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उन सब को अभी देखभाल करना, उसको मतलब अगर उस तरफ बढ़ रहे हैं तो उसका रोकना, उसको मतलब कि उस तरीके से उपचार करना या उसको सलाह मशवरा देना। साथ ही माता को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, ये भी प्रसव पूर्व देखभाल में आएंगे कि उसको कितना न्यूट्रिएंट्स, कितना कैलोरी की ज़रूरत पड़ेंगे। तो ये सब स्वास्थ्य शिक्षा जो है वो भी प्रदान करना पड़ेगा माता को, क्योंकि उसको उन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है प्रसव के मतलब कि प्रसव पूर्व गर्भावस्था के दौरान। तो तीनों ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब भी आपको दिखे कि एक से अधिक कुछ ऑप्शन सही हो रहा है, अगर नीचे में ऑल ऑफ दिस दिया गया है तो ऑल ऑफ दिस उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में टाइम निकल गया। और एक्सप्लेनेशन आप लोगों को ज़रूरी भी है, क्योंकि बिना एक्सप्लेनेशन को आप लोग चीज़ों को समझिएगा कैसे, कितना क्वेश्चन रटिएगा, समझे रहिएगा, तो आप कैसे भी किसी भी स्थिति में रहिएगा, कितना भी प्रेशर एग्जाम हॉल में रहेगा, अगर समझे रहिएगा तो वो बना सकते हैं। लेकिन वही याद किए रहिएगा तो कभी कभी आपको ध्यान से उतर भी सकता है। इसलिए जब भी कोई चीज़ एक्सप्लेन करके बताते हैं तो उसको बहुत गौर से, बहुत ही अच्छे मतलब कि केयरफुली उसको सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा।
अगला कि गर्भ अवस्था में सेकेंड हाफ में महिला को कितने अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। गर्भ अवस्था के पीरियड आपको पता है कि 9 मंथ का पीरियड, मतलब कि 9 मंथ होते हैं। पीरियड मतलब वो मत समझ लीजिएगा, पीरियड मतलब समय की हम बात कर रहे हैं। तो 9 महीना का लगभग होता है गर्भधारण, और इसी को कह रहा है कि सेकेंड हाफ। वैसे हम लोग गर्भ अवस्था को ट्राइमेस्टर के टर्म में बांटते हैं। जैसे 9 महीना होता है तो प्रथम क्या कहते हैं, प्रथम तिमाही, द्वितीय तिमाही, इस तरीके से हम लोग ट्राइमेस्टर के टर्म में भी बांटते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि सेकेंड हाफ में महिला को कितनी कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। तो सेकेंड हाफ आते आते और भी कैलोरी की ज़रूरत पड़ते हैं। तो कितना पड़ते हैं ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये आपको 300 किलो कैलोरी, कितना, तो 300 किलो कैलोरी की सेकेंड हाफ में ज़रूरत होती है। अगर किलो कैलोरी ऐसा रहेगा, ऑप्शन में 300 के दिया रहेगा और CAL लिखा रहेगा, तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। के मतलब किलो और कैलोरी को CAL से डिनोट करते हैं। कई कई क्वेश्चन में आपको इस तरीके से भी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। कैसे भी क्वेश्चन पूछे, कैसे भी ऑप्शन रहे, आप समझे रहिएगा तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएंगे। इसलिए आप सबको कहते हैं कि क्लास करना ज़रूरी है, क्योंकि हम सारे चीज़ों को बताते हुए चलते हैं, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। किसी भी तरीके से कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछे तो आप उसको बना कर आए। तो इसका करेक्ट आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि गर्भ अवस्था के दौरान एक महिला को कितनी मात्रा में अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्या कह रहा है कि गर्भ अवस्था के दौरान एक महिला को कितनी मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 10 ग्राम प्रतिदिन, या 5 ग्राम प्रतिदिन, या 20 ग्राम प्रतिदिन, या 40 ग्राम प्रतिदिन। यहाँ इससे पहले हम लोग कैलोरी के बारे में जाने थे, कितना मतलब कि उसको अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, प्रोटीन, कैलोरी, आयरन, कैल्शियम। तो कितना प्रोटीन की आवश्यकता होती है ये पूछ रहा है। तो प्रोटीन की हम बात करें तो 10 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितना, तो 10 ग्राम प्रोटीन की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भ अवस्था के दौरान एक महिला को कैल्शियम की कितनी मात्रा आवश्यक होती है। 500 मिलीग्राम, मी और ग्राम दिखा है, मतलब मिलीग्राम है, ML भी ऐसे लिखा रहता है। तो 500 मिलीग्राम या 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन, या 1200 या 4000 मिलीग्राम प्रतिदिन। तो कितना की ज़रूरत पड़ती है, तो 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है गर्भ अवस्था के दौरान एक महिला को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आहार डाइट से संबंधित प्रसव पूर्व सलाह में क्या शामिल है। मतलब प्रसव से पूर्व मतलब कि गर्भ अवस्था के दौरान, प्रसव पूर्व मतलब आप लोग समझते हैं ना, मतलब कि प्रसव जब डिलीवरी होते हैं उसको प्रसव काल कहा जाता है। तो उससे पहले जब गर्भ धारण किया है तो 9 महीना तक तो प्रसव पूर्व ही कहा जाएगा। तो वही कह रहा है गर्भ अवस्था या प्रसव पूर्व जो आप लोग सलाह दीजिएगा डाइट को लेकर, मतलब कि भोजन को लेकर, आहार को लेकर, कौन कौन से पोषक तत्व वाले आहार उसको लेना चाहिए, कितनी मात्रा में प्रोटीन, कैलोरी और कैल्शियम, आयरन की ज़रूरत पड़ती है। तो उस डाइट के बारे में आप लोगों को बताना पड़ेगा। जैसे ऑप्शन ए में दिया है कि आहार हल्का तथा पोषक युक्त होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि जब गर्भ धारण किए हुए रहते हैं तो उस समय बेबी को भी न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ते हैं। तो इसलिए माँ को क्या होना चाहिए, तो जो आहार है वो हल्का ही करना चाहिए, लेकिन पोषक युक्त करना चाहिए। ऐसे नहीं कि दाल भात खा रहे हैं बहुत ज़्यादा, पेट भर रहा है, लेकिन उसमें कोई न्यूट्रिएंट, कोई पोषक तत्व है ही नहीं। तो इस ऐसे में दिक्कत आ जाएंगे, और क्योंकि स्वस्थ बेबी को जन्म देने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरत होते हैं। नेक्स्ट है कि आहार में प्रचुर मात्रा में हरी सब्जी तथा फल लेना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है कि हरी सब्जी से में बहुत सारा, आप सबको पता है कि न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। फल में बहुत प्रकार के विटामिन्स होते हैं। तो ये सब लेना भी चाहिए और उस समय मतलब कि आहार में शामिल भी करना चाहिए। और आप लोग अक्सर देखते होंगे
कि जब भी कोई महिला गर्भ धारण करते हैं तो उसके कोई भी रिलेटिव, चाहे उसके हस्बैंड हो, चाहे उसके मायके से कोई आता हो, तो उसके लिए फल ज़रूर लाते हैं, क्योंकि उस समय उसको ज़रूरत पड़ती है और वो मतलब कि प्रचुर मात्रा में हरी सब्जी और फल लेना भी चाहिए थी। ये आपको डाइट में ये सब चीज़ें बताना होगा। नेक्स्ट है कि सभी गर्भवती महिला को सप्लीमेंट्री आयरन, मतलब कि अतिरिक्त जो भोजन से मिल रहा है वो तो सही है, लेकिन बाहर से भी, जैसे कि क्या हो गया कि उसका मेडिसिन आता है, मतलब सीरम के टर्म में आता है ना, आयरन का एक सिरप भी आता है, तो वो सब मतलब कि आयरन की सप्लीमेंट्री आयरन थेरेपी आवश्यक होती है, तो ये भी देना ज़रूरी होता है। आयरन की उस समय कमी होने लगती है बॉडी में, तो अलग से मतलब आयरन युक्त जो मेडिसिन है वो देना पड़ता है। तो ये तीनों मतलब कि डाइट में आहार से संबंधित प्रसव पूर्व में शामिल किए जाते हैं। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सी सलाह एंटेनेंटल एडवाइसेज में शामिल नहीं है, मतलब कि प्रसव के पूर्व में ये सलाह शामिल नहीं है। जैसे क्या कि गर्भवती महिला को प्रतिदिन अधिकतम 6 घंटे बेड रेस्ट करना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सलाह तो आप दीजिएगा नहीं, क्योंकि इतना देर बेड रेस्ट करने से शरीर में और भी दूसरा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर और अंतिम जो पहला ट्राइमेस्टर होता है, हम आपको बता ही दिए थे कि गर्भ अवस्था को, गर्भधारण को 3 ट्राइमेस्टर में बांटा जाता है। इससे पहले बहुत सारा क्वेश्चन भी इससे रिगार्डिंग मिले थे। तो प्रथम तिमाही जो होते हैं उसमें तथा अंतिम 6 सप्ताह में संभोग से दूर रहना चाहिए, ये भी मतलब कि क्या है, सही है, लेकिन हमको खोजना है गलत। वैसे हमारा ऑप्शन तो मिल गया है, यही हमारा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि गलत ही हमको खोजना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये सब भी उसके लिए सही है, क्योंकि महिला को ढीले तथा आरामदायक वस्त्र पहनना भी जरूरी होता है। धूम्रपान तथा अल्कोहल के सेवन से बचना चाहिए जब भी गर्भधारण होते हैं, तो इन समय में धूम्रपान या अल्कोहल युक्त सेवन से बचना चाहिए। अगला है कि गर्भावस्था के दौरान निम्न में से कौन सा वैक्सीन नहीं दी जा सकती है। ये क्वेश्चन हम लोग एक बार और देखे थे। तो कौन सा वैक्सीन है जो कि गर्भ अवस्था के दौरान नहीं दिए जाते हैं? तो मीजल्स जो वैक्सीन है वो गर्भ अवस्था के दौरान नहीं दिया जाता है। कौन सा वैक्सीन है? तो मीजल्स वैक्सीन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फीटोस्कोप के द्वारा सर्वप्रथम FHS कब सुनाई दी जा सकती है? FSH के बारे में हम अभी अगर होता तो बता भी देते, लेकिन बहुत डिटेल्स में हम इसके बारे में बता चुके हैं, तो फिर वही चीज़ को नहीं बताएंगे, क्योंकि उसका नोट्स भी मिल चुका है। एक्सप्लेनेशन वाला नोट्स जो है FSH का, वो हम आपको पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पर पूरा क्लियर में बताया। जो भी क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं क्लास ज्वाइन कर लीजिए, आपको वो सारा चीज़ें मिल जाएंगी। कोई भी क्लास छूटा है वो सारी क्लासेज आपको मिलेंगे, साथ ही सारा नोट्स भी आपको मिलेंगे। आज का भी जो एक्सप्लेनेशन वाला नोट्स है वो ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादातर हो सकता है तो व्हाट्सअप मैसेज करके ही क्लास ज्वाइन कर लीजिए, कॉल करने की ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं। अगला है कि फीटोस्कोप में यही तो क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ चुके हैं। फीटोस्कोप में FSH जो फेटल हार्ट्स जो साउंड है वो कब सुनाई देता है? गर्भ अवस्था के कब, किस समय में ये सुनाई देते हैं, ये आप लोगों को बताना है। ये हम आप लोगों को एक बार बता भी चुके हैं। इस पर मतलब कि वहाँ पर FSH के बारे में डिटेल्स में बताए थे। यहाँ पर है कि उसका जो साउंड है वो कब सुनाई देते हैं। तो ये कब सुनाई देता है? तो गर्भ अवस्था के 18वें सप्ताह में। कब सुनाई देते हैं? तो 18वें सप्ताह में जाकर ये क्या होते हैं, तो सुनाई देना आरंभ हो जाता है FSH। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और इसका जो करेक्ट और भी जो बहुत सारा मतलब डिटेल्स एक्सप्लेनेशन है वो आपको उसका नोट्स मिल गया होगा, ग्रुप में हम डाल चुके थे। जो क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं उसको तो कोई बात ही नहीं है। अगला है कि यदि एक महिला की LMP 1 जुलाई 2012 से
उसकी है तो उसकी LMP होगी। अगला उसकी जो अगला LMP है वो कब होंगी, ये आपसे पूछ रहा है। LMP के बारे में आप लोग जानते होंगे कि LMP होता क्या है। अगर नहीं जानते हैं इसको भी हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो अगर एक महिला का LMP 1 जुलाई 2012 को शुरू हुआ है तो उसकी जो अगला LMP जो होंगे वो कब होंगे, तो ये आपका कब हो जाएगा, तो 8 अप्रैल 2013 को, मतलब कि एक 1 ईयर का मतलब कि इसमें डिफरेंस होते हैं, तो 2013 को वो मतलब कि LMP दूसरा होंगे। अगला है कि यदि एक महिला एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग कारी रही है, तब उसको कॉन्ट्रैक्टिव जो प्रोजेक्टेशन होते हैं वो मतलब कब होते हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं किस सप्ताह में, प्रसव के किस सप्ताह में ये होते हैं। क्या है कि मतलब एक महिला में कह रहा है सिंपल कि एक महिला में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो कंट्रासेप्टिव जो प्रोजेक्शन है वो मतलब कि जो ब्रेस्ट फीडिंग कराई मतलब कि कराई रही है, तब उसका कॉन्ट्रासेप्टिव जो प्रोटेक्शन जो होगा वो प्रसव के कितने महीने बाद होता है। प्रसव पश्चात 6 महीने तक, या प्रसव के पश्चात 2 माह तक, या प्रसव पश्चात 12 या 3 माह तक। तो ये कब तक होता है, तो ये मतलब कि प्रसव के पश्चात 6 माह तक होता है। कब तक, प्रसव पश्चात 6 माह तक ये होते हैं। अगला है कि कुल गर्भपात, क्या कह रहा है कि कुल गर्भपात के 3/4 गर्भपात होते हैं। कुल गर्भपात का 3/4 गर्भपात कब होते हैं, गर्भ अवस्था के 5वें सप्ताह के दौरान, या गर्भावस्था के 20वें सप्ताह, 16वें सप्ताह, या 10वें सप्ताह के दौरान। तो कुल गर्भपात का 3/4 जो गर्भपात होता है वो कितने में सप्ताह में होते हैं, तो ये गर्भ अवस्था के 16वें सप्ताह के दौरान होते हैं। कब होते हैं, तो गर्भ अवस्था के 16वें सप्ताह के दौरान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गर्भ निरोधक साधन के फेल हो जाने से एक्टोपिक जो प्रेगनेंसी है वो हो सकती है। किसके फेल हो जाने से एक्टोपिक जो प्रेगनेंसी है वो होंगे, आईयूडी के बारे में हमने आपको डिटेल्स में बताए थे कि ये मतलब कि वजीना के माध्यम से गर्भाशय में क्या किया जाता है, मतलब कि एक ट्यूब की तरह मतलब कि होता है, मतलब टी शेप का, उसको फिट किया जाता है जो कि प्रेगनेंसी को रोकने का काम आईयूडी करता है। कॉन्डम भी प्रेगनेंसी का रोकने का ही काम करते हैं। उसके बाद है कि मालाएन, और चौथा ऑप्शन है सेफ पीरियड मेथड। तो इसमें से कौन आपका सही हो जाएगा, तो आईयूडी कह रहा है कि निम्न में से कौन से गर्भ निरोधक साधन फेल हो जाने से एक्टोपिक प्रेगनेंसी होते हैं। तो आईयूडी के फेल हो जाने पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आईयूडी के बारे में हमने बहुत डिटेल्स में आपको बताए हैं, उसका विथ फिगर के साथ कि कैसे आईयूडी का वजीना के माध्यम से सेट किया जाता है, कितने समय तक उसका वैलिडिटी रहते हैं, क्या क्या उसका फंक्शन है, कौन उसको लगाते हैं। जैसे कि उसमें हमने बताए थे कि जो एक्सपीरियंस नर्सेज होते हैं वो भी लगाते हैं, डॉक्टर तो लगाते ही हैं। तो और कब लगाते हैं, जैसे कि पीरियड्स के दौरान लगाना ज़्यादा आसान होते हैं, और ये मतलब कि प्रेगनेंसी को रोकने का काम करते हैं। बहुत डिटेल्स में हमने बताए थे, उसका नोट्स भी आप लोगों को मिल चुका है। तो जो भी क्लास ज्वाइन किया है उसको सारे चीज़ें मिल चुके हैं, और आगे की क्लासेज में होगा तो इसको और डिटेल्स में हम बता भी देंगे आईयूडी के बारे में। और आगे का क्वेश्चन कल की क्लास में कंटिन्यू रखेंगे।